मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में गूंजता एक ऐसा नाम जिसने यहाँ की कला, संस्कृति और सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। आज हम इसी साम्राज्य की कहानी को समझेंगे। सोचिए 300 से भी ज्यादा साल, सिर्फ एक राजवंश और एक ऐसा साम्राज्य जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। जी हाँ, ये कहानी है मुगलों की। तो सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा साम्राज्य ये बना कैसे, और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये अपनी ही बुलंदी से नीचे आ गिरा और बिखर गया। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत थी, और मुगल साम्राज्य की कहानी शुरू हुई एक जंग के मैदान से, जहां एक शासक ने अपनी किस्मत और हिंदुस्तान का मुकद्दर दोनों को दांव पे लगा दिया था। देखिए, इस पूरे साम्राज्य की कहानी ना एक ही लड़ाई से शुरू होती है। साल था 1526, जगह थी पानीपत। बस यहीं पर बाबर की जीत ने उस सल्तनत की नींव डाल दी जिसे अगले 300 सालों तक हिंदुस्तान पर राज करना था। सच कहें तो ये वो मोड़ था जहां से इतिहास ने एक नई करवट ली। अच्छा, नींव रखना एक बात है, लेकिन उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी करना वो बिल्कुल दूसरी। तो नींव तो रख दी गई थी, अब बारी थी साम्राज्य को फैलाने की, उसे मजबूत बनाने की, और इसके लिए रास्ता चुना गया युद्ध और विस्तार का। ये जो लड़ाइयां हैं ना, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये असल में साम्राज्य के फैलने की पूरी कहानी है। पानीपत से शुरुआत हुई, फिर खानवा और घाघरा की जीत ने उत्तर भारत में मुगल ताकत को ऐसा जमा दिया कि उसे हिलाना मुश्किल हो गया, और साम्राज्य बिहार, बंगाल तक पहुंच गया। और देखिए, जब बीच में सत्ता थोड़ी कमजोर भी हुई ना, तो ठीक 30 साल बाद फिर से पानीपत के मैदान ने ही सब कुछ संभाल लिया। हर एक जीत का मतलब था साम्राज्य की सरहदें और भी दूर तक। लेकिन एक बात तो साफ है, तलवार के दम पर जमीन तो जीती जा सकती है, पर उस पर हुकूमत नहीं की जा सकती। और इस बात को अकबर से बेहतर शायद ही कोई समझता था। उन्होंने साम्राज्य चलाने के लिए दो कमाल के सिस्टम बनाए। एक था मनसबदारी सिस्टम, मतलब सेना और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक रैंकिंग सिस्टम, और दूसरा था जब्ती सिस्टम, जिससे लैंड रेवेन्यू यानी लगान वसूलने का एक पक्का तरीका बन गया। असल में यही वो ढांचा था जिसने मुगल साम्राज्य को सालों साल मजबूती से खड़ा रखा। तो जब लड़ाइयाँ कम हो जाती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन सेट हो जाता है, तो क्या होता है? तब मौका मिलता है कल्चर को आगे बढ़ने का। और बस यहीं से मुगल साम्राज्य अपने गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग में कदम रखता है। और मुगल गोल्डन एज का जिक्र हो और एक नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो नाम है शाहजहां का। उनका दौर खासकर आर्किटेक्चर के लिए मतलब एक अलग ही लेवल पर था। हाँ, इसी दौर में बनी थी वो इमारतें जो आज पूरी दुनिया में भारत की पहचान है। एक तरफ मोहब्बत की अमर निशानी ताजमहल, तो दूसरी तरफ दिल्ली की शान लाल किला। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये मुगल आर्ट और पावर की वो कहानी है जो आज भी हमारे सामने खड़ी है। तो एक तरफ तो कला अपने चरम पर थी, लेकिन साथ ही साथ साम्राज्य का नक्शा भी अपने सबसे बड़े साइज तक पहुंच रहा था। और इस फैलाव का सेहरा बनता है औरंगजेब के सर पर। जी हाँ, औरंगजेब के ही समय में मुगल साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी सरहदों को छुआ। मिलिट्री के लिहाज से देखें तो ये टॉप था, पीक था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी बहुत ज्यादा बड़ा होना ही कमजोरी बन जाता है, और शायद यहाँ भी यही हुआ। पर मुगलों की विरासत को सिर्फ इमारतों और नक्शों से नहीं नापा जा सकता। उन्होंने कल्चर पर भी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। फारसी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। बाबरनामा और अकबरनामा जैसी किताबें लिखी गईं जो आज भी हमें उस जमाने की खिड़की से झांकने का मौका देती हैं। ये वो लेगेसी है जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। लेकिन इतिहास का एक सीधा सा नियम है, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। हर उगते सूरज को ढलना पड़ता है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां से मुगल साम्राज्य का सूरज ढलना शुरू हुआ। और ये पतन ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ। उनके जाते ही जो सेंट्रल पावर थी वो कमजोर होने लगी। फिर क्या था? बाहर की ताकतों ने मौके का फायदा उठाया। 1739 में करनाल की लड़ाई एक बहुत बड़ा झटका था, जिसने साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी। और ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा 1857 तक,
जब आखिरकार अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह को हटाकर इस कहानी पर हमेशा के लिए पर्दा गिरा दिया। करनाल की लड़ाई वो कोई आम हार नहीं थी, वो एक ऐसा जख्म था जो फिर कभी भरा ही नहीं। जैसा कि यहाँ लिखा है, मुगलों की करारी हार हुई, दिल्ली में भारी लूटपाट हुई और पतन की शुरुआत हुई। बस इस एक हार के बाद मुगल साम्राज्य बस नाम के लिए बचा था। उसकी असली ताकत, उसकी रूह, वो खत्म हो चुकी थी। तो इस पूरे 300 साल के उतार चढ़ाव के बाद आखिर में एक सवाल तो मन में आता ही है कि किसी भी महान साम्राज्य की असली विरासत आखिर होती क्या है? क्या वो शानदार इमारतें होती हैं जो वक्त के थपेड़े सहती हैं, या फिर वो कल्चर और सोच होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ चलती रहती है? शायद इसका जवाब किताबों में नहीं बल्कि हमारे आज में ही कहीं छिपा है।